हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विनायका इंस्टीट्यूट में। आज हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो है भारत में वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वन्य जीव अभयारण्य की जरूरत क्यों पड़ी। वन्य जीव अभयारण्य की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनका संरक्षण, उनका बचाव और इनका बचाव करना हमारी सरकार की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जैसे समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती गई तो हमने वनों की कटाई करनी स्टार्ट कर दी और उनको रेजिडेंशियल क्षेत्र बना लिया। तो इस प्रकार से जो भी जाति, जो भी प्रजाति 50 साल तक किसी जीव जंतु की दिखाई नहीं देती है तो हम मान लेते हैं कि वो क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। तो उनको बचाए रखने के लिए प्रकृति का संरक्षण मतलब तभी होगा जब उसमें हर प्रकार के जीव जंतु मनुष्य होंगे। तो उसको बैलेंस रखने के लिए हमने क्या किया, इनके मतलब रक्षा के लिए हमारी जो भारत सरकार है उसने क्या है, अलग अलग कानून बनाने स्टार्ट किए। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिए वनों का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो कितना है, वो हमारा लगभग 33% है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में 24% के आसपास है, ठीक है। तो इसकी जरूरत वन्य जीव अभयारण्य की, उनके जो जीव जंतु है उनको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार पे है। तो उन्होंने धीरे धीरे वनों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया। किनको, वनों को 3 क्षेत्र में डिवाइड किया स्टूडेंट। सबसे पहली बात, विश्व का 5% वन्य जीव अभयारण्य या फिर जो भी मतलब ये हमारे प्रोटेक्टिव मतलब प्लेस होते हैं वे हमारे किसके अंदर आते हैं, ये भारत के अंदर 5% है बच्चे विश्व का, ठीक है। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया भाई। इसके बाद हमारी सरकार ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। किस प्रकार का, जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए, फिर वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं स्टूडेंट्स? राष्ट्रीय उद्यान ये पूरी तरह से सरकार के अंडर में आते हैं और इनके अंदर किसी भी प्रकार से मानव का हस्तक्षेप नहीं होता। इसके अंदर किसी प्रकार से भी मानव एंट्री यानी नहीं कर सकता, यानी प्रवेश वर्जित होता है। दूसरा, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई शोध कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे भारत के अंदर आज के दिन 105 राष्ट्रीय उद्यान है स्टूडेंट्स। कितने? 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा और मैं बात करता हूं कि सारी जितनी भी मतलब गतिविधियां होती है ना मानव की, वो इसके अंदर क्या है, वर्जित है, यानी कि मानव गतिविधि किसी प्रकार की भी नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य की। तो वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? ये भी पूर्णतः सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन ये इनके अंदर आंशिक रूप से मानवों की गतिविधियां होती है। आंशिक रूप से मतलब थोड़े बहुत कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर मतलब लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उसको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा इनकी वर्तमान में संख्या हमारी 532 रहेगी। 532 वर्तमान में वन्य जीव अभयारण्य है किसके अंदर? भारत के अंदर। फिर हम बात करते हैं किसकी? तीसरे नंबर पे आता है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? इसके अंदर ही आते हैं कौन? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूरा क्या है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर में जो बिल्कुल बीच का क्षेत्र है जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लेते हैं, ये हमारा कोड क्षेत्र होता है। कोड क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की मतलब कोड क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां पर मानव हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कोई भी मतलब किसी प्रकार से यहां पे एंट्री वर्जित होती है। इसके बाद का जो हिस्सा आएगा, इससे थोड़े आउटसाइड आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? बफर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र के अंदर क्या होता है? आंशिक रूप से वहां पर क्या है, लोगों का आना जाना मतलब हो सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है? वहां पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी जीव जंतु को। इसके बाद बिल्कुल जो भारी बात है वो आएगी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके अंदर आवासीय क्षेत्र भी हो सकते हैं। किस प्रकार के हो सकते हैं? आवासीय क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब ये हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। इसके अंदर ही हमारे राष्ट्रीय उद्यान और क्या आते हैं? वन्य जीव अभयारण्य आते हैं स्टूडेंट।
और इनकी वर्तमान में संख्या जो है वो कितनी रहेगी? वर्तमान में इनकी संख्या 18 है। कितनी रहेगी? वर्तमान में इनकी संख्या 18 है। ठीक है, तो 18 है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले भारत के अंदर वन्य जीव अभयारण्य कहां कहां किस प्रकार से कितने रहे हैं, उन चीजों से संबंधित हम बातचीत करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जैव मंडल मैंने बताया कितने अपने अंदर, भारत के अंदर वन्य जीव अभयारण्य हो गए 532। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने बताए हैं? 18 बताए मैंने। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अंदर स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज यदि मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अंदर ईमिस नाम से, किसके नाम से? ईमिस के नाम से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है स्टूडेंट। ठीक है, और एक यहां पर किश्तवाड़, सलीम अली और दाची गांव। सलीम अली को बर्डमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डमैन भी। ठीक है, हरियाणा के अंदर आते हैं भाई। इसके बाद हरियाणा में एक सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य है और एक कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है। सुल्तानपुर कहां पे रहेगा? हरियाणा के गुरुग्राम में रहेगा। और ये भी डॉक्टर सलीम अली, जो कि पशुओं के बहुत बड़े, पक्षियों के बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर सुल्तानपुर मतलब इसका नाम रखा गया था। और ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे। कलेसर यमुना नगर में रहेगा भाई भारत के। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर हम बात करेंगे गान्ना है, रणथंभौर है, सरिस्का है, टाइगर है। ठीक है, ये सरिस्का टाइगर। सरिस्का टाइगर क्या होता है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो होते हैं ना, जहां पर मतलब बाघ बचाने के लिए मतलब जो होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के अंदर गिरवन और कच्छ के नाम से रहेंगे भाई। ठीक है, किसके नाम से? गिरवन और कच्छ के नाम से। जैसे कच्छ जो है ये मतलब जंगली गधों के लिए भी मतलब जाना जाता है। ठीक है, गिरवन जो है ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पेंच और सह्याद्री रहेंगे। कौन से रहेंगे? पेंच और सह्याद्री। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर बांदीगिरी के नाम से है भाई। किसके नाम से है? बांदीगिरी के नाम से। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु और केरल के बीच में कौन सी? ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां है ना, ये हमारा पहला जैवमंडलीय क्षेत्र रहा है। कौन सा? पहला जैवमंडलीय क्षेत्र है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी केप और केरला। केरला के अंदर क्या है? पेरियार नदी है। पेरियार नदी का जो क्षेत्र है वो हमारा मतलब वहां भी वन्य जीव अभयारण्य है। और इसको शांत घाटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शांत घाटी या साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहां पर है? तो ये केरल के अंदर रहेगी भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम तमिलनाडु प्रॉपर की बात करते हैं। इसके अंदर जो मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी के नाम से वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे। फिर हम बात करते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन सागर बांध है भाई। नागार्जुन सागर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी है भारत के अंदर, और सतकोशिया के नाम से वन्य जीव अभयारण्य रहेंगे भाई। इसके बाद हम करते हैं बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर आचान कमर और इंद्रावती रहेंगे। कौन से रहेंगे? आचान कमर और इंद्रावती रहेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा है। तो यहां पर जो वन है ना, सुंदरवन डेल्टा के अंदर सुंदरी नाम के पौधे पाए जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? टाइगर रिजर्व मतलब रहेगा यहाँ पर मतलब। ठीक है, तो टाइगर्स का मतलब बहुत बड़ा मतलब वो वन रहेगा यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी के अंदर सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। और इसके अंदर देखिए पंचमढ़ी है। तो थैंक यू बाद है, जय हिंद, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, पन्ना है। ठीक है, तो ये देखिए पेंच की यदि मैं बात करूं तो पेंच हमारा किधर किधर, ये इसके अंदर महाराष्ट्र से लेके एमपी तक फैला हुआ दोनों के अंदर आता है पेंच। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहां रहेंगे? एमपी के अंदर रहेंगे। ठीक है, इसको टाइगर एस्टेट भी बोलते हैं। एमपी को क्या बोलते हैं?
टाइगर ए स्टेट भी बोलते हैं। और टाइगर मैन किसको बोलते हैं? टाइगर मैन का मतलब जैसे जो टाइगर मैन है वो कैलाश सांखल जो है ना उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर मैन। ठीक है, उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्हीं ने मतलब 1973 में ना टाइगर जो है उनके संरक्षण के लिए अधिनियम पास करवाया था स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे, इसके बाद हम आते हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है भाई। कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं यूपी की। यूपी के अंदर कौन सा रहेगा? दुधवा, चंद्रप्रभा और पीलीभीत के नाम से रहेंगे भाई। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर जिम कार्बेट, कौन सा? जिम कार्बेट है, राजा जी है, नंदा देवी के नाम से हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल में शीत मरुस्थल यानी कि ये हमारा जैव मंडलीय क्षेत्र रहेगा। कौन सा रहेगा? जैव मंडलीय क्षेत्र रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा ये हिस्सा है तो कुछ विशेष जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो अधिनियम आया वो किस चीज का आया था स्टूडेंट्स? बाघ का आया था। कौन सा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया भाई। ठीक है, ये टाइगरों को बचाने के लिए था, उनके नियम वगैरह बनाए गए थे इसके अंदर। ठीक है, वर्तमान में भारत में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं भाई। कितने बनाए गए हैं? पूरे भारत के अंदर 50 हैं भाई। ठीक है, और ये पूरे भारत के अंदर फैले हुए हैं। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ रहेगा? ये हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर जो नागार्जुन के नाम से मैंने आपको बताया है, ये सबसे बड़ा रहेगा अभी भारत का। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा किसका बनाया गया? हाथियों के लिए। तो राष्ट्रीय हाथी संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1992 में हाथियों के लिए संरक्षण अधिनियम बनाया गया भाई। ठीक है, इसके बाद 1974 में किसका बनाया गया? मगरमच्छ का। 1974 में किसके लिए संरक्षण अधिनियम बनाया गया भाई? 1974 ये हमारा मगरमच्छ के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं गिद्ध का। गिद्ध का कब बनाया गया है? गिद्ध का 2006 में। आपको ध्यान भी होगा जैसे गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई तो इस पे जब रिसर्च किया तो कारण पता लगा कि जैसे मरे हुए जो गिद्ध मिले उनकी रिसर्च के अंदर पता लगा कि इन्होंने जो दुधारू पशु होते हैं ना, लोगों ने उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया था? इंजेक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए थे। और वो इंजेक्शन मतलब कौन सी दवाई होती थी? ये डाइक्लोफिनाक होती थी भाई। कौन सी? डाइक्लोफिनोक नाम से जो दवाई थी वो पशुओं को लगाई जाती थी, दुधारुओं को। और उनकी मृत्यु होने के बाद जैसे उनको फेंक के आते और गिद्ध इनको जैसे ही खाते तो उनकी भी क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए 2006 में गिद्ध के लिए संरक्षण बनाया गया भाई। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि भाई किसकी वजह से गिद्धों की संख्या घटी और दवाई का नाम पूछा जाए तो कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके अंदर आपको डाइक्लोफिनोक नाम रहेगा भाई दवाई का, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा इसके बाद गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम आया 2009 के अंदर। किसके लिए? डॉल्फिन के लिए। कब आया? 2009 के अंदर। ठीक है, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव का मतलब इसके अंदर जितने भी जीव जंतु, मछलियां वगैरह होती है, पानी के जीव जंतु होते हैं, उनका संरक्षण अधिनियम 2009 में आया भाई। ठीक है, तो अब आपको मैं बता देता हूं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहेगा? जिम कार्बेट प्रथम नेशनल पार्क रहेगा या फिर राष्ट्रीय उद्यान भाई। ठीक है, ये उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था। कहां पे बताया था मैंने? ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट था, ये हमारा पहला रहेगा भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको कहां पे रहेंगे भाई? एमपी के अंदर। और एमपी को क्या बोलते हैं? टाइगर ए स्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सलीम अली, जम्मू कश्मीर के अंदर बर्डमैन के नाम से भी मतलब इनको जाना जाता भाई। सलीम अली के नाम से जम्मू कश्मीर में क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई इनका नाम से। ठीक है, कैलाश सांकल मैंने बता दिया है, टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। 1973 अधिनियम आया था, लेके आए थे। ये किसके लिए? टाइगर रिजर्व यानी उनको बचाने के लिए। फिर मैंने आपको बता दिया है एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए कौन सा रहेगा? गिरवन रहेगा। ठीक है, फिर कच्छ के अंदर मैंने आपको बताया जंगली गधे भी मतलब उनके लिए जाना जाता है भाई। ठीक है, और जो पेंच है ये मैंने बताया महाराष्ट्र और एमपी दोनों के अंदर फैला हुआ है। इसके बाद मैंने आपको मतलब कौन सा बताया है कि यूपी के अंदर दुधवा जो है ना, वहां से क्या है? वहां भी टाइगर क्षेत्र और वहां से टाइगर क्या हो गए थे? गुम हो गए थे स्टूडेंट। ठीक है,
तो इसके अलावा फिर हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम के अंदर हमारा रहता है, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, तो यहां पर कंचनजंगा के नाम से रिजर्व क्षेत्र है भाई, ठीक है। कौन सा रहेगा? कंचनजंगा पार्क भी कह देते हैं इसको, तो ये रहेगा भाई हमारा, ठीक है। असम के अंदर कौन सा रहेगा? असम के अंदर हमारा काजीरंगा रहेगा, मानस रहेगा, ओरांग रहेगा भाई, ठीक है। और जो काजीरंगा है ना, काजीरंगा जो एक सींग वाले गेंडा होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा रहेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा के नाम से रहेगा। कौन सा? नामदफा के नाम से। मेघालय के अंदर कौन सा रहेगा? मेघालय के अंदर नोकरेक के नाम से रहेगा। किसके नाम से? नोकरेक के नाम से, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम के अंदर हमारा कौन सा रहेगा? डम्फा रहेगा। कौन सा रहेगा? डम्फा रहेगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य थे, वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य थे वो मैंने आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, कहां तक फैली हुई है स्टूडेंट्स? ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों क्षेत्रों के अंदर मतलब आती है भाई, ठीक है। एक गोवा रह गया हमारा, गोवा के अंदर कौन सा रहेगा? गोवा के अंदर महावीर संरक्षण क्षेत्र रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? महावीर संरक्षण क्षेत्र रहेगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मतलब आपको पूछ लिया जाता है सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो सर्वाधिक की बात आएगी तो एमपी की रहेगी भाई, ठीक है। टाइगर मैन के नाम से यदि आपसे बात की जाती है तो टाइगर मैन कौन रहेगा? कैलाश सांखल रहेगा। और बर्डमैन का जिक्र किया जाता है तो कौन रहेगा? सलीम अली रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी आपको बताए गए हैं इनके एमसीक्यू करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।